तो कैसा मूड मिजाज रहा कमोडिटी मार्केट का, वो आपके सामने रखते हैं। चीन में मांग बढ़ने की उम्मीद और रुपए में कमजोरी से घरेलू बाजार में बेस मेटल्स चमकते नजर आए हैं और फिलहाल भी हम देख रहे हैं तमाम मेटल्स हरे निशान पर है। आधे से 1.25% तक की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। निकल पूरी तेजी को यहां पर लीड कर रहा है और सुबह से ही हम देख रहे हैं एक स्ट्रेंथ यहां बरकरार है। हालांकि कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों से हमने अब कुछ प्रेशर बनता देखा है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में अभी भी हरे निशान पर ट्रेड हो रहा है। $60 के करीब ब्रेंट अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन घरेलू बाजार में कमजोर रुपए के बावजूद भी हमने हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए देखी और 3650 के नीचे अब कच्चा तेल MCX पर आ गया है। सोने चांदी की बात करें तो कल 5 साल के हाईस छूने के बाद आज हमने देखा है घरेलू बाजार में कुछ सुस्त ट्रेड दिखाई दे रहा है। वायदा में ऑफकोर्स कल हमने 3 महीने के हाईस बनते हुए देखे थे। अभी नजर डाले तो बिल्कुल सपाट ट्रेड हो रहा है। थोड़ा सा कुशनिंग इफेक्ट यहाँ कमजोर रुपए का है। इंटरनेशनल मार्केट डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ की वजह से थोड़ा यहाँ कमजोर होते नजर आए। एग्री कमोडिटी मार्केट में भी भारी एक्शन दिखा है। चना, कैस्टर, धनिया ये कुछ प्रेशर में दिखाई दिए हैं। जीरे ने हालांकि तेजी की चाल पकड़ी है। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब जीरा चढ़ने की कोशिश कर रहा है। खाने के तेल तिलहन पर भी फोकस बना है। सरसों सोयाबीन की हालांकि तेजी पर ब्रेक लगा है। सोयाबीन जो 8 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रही थी वहां हमने दबाव बनता हुआ देखा है। ये तो रहा अब तक के कमोडिटी मार्केट का हाल, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन और मॉलिशस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग। चलिए बेके करके आपसे जानते हैं आपकी हॉट पिक्स। मनोज, पहले तो आप बताइए, एग्री कमोडिटी मार्केट में खासा एक्शन रहा है, आपकी 2 हॉट पिक्स इस समय। नमस्कार नेहा, दोनों ही बिकवाली की रणनीति रहेगी। पहली सरसों फरवरी वायदा में 3860 के स्तरों पर बिकवाली की रणनीति करना चाहिए। 3890 का स्टॉप लॉस और लक्ष्य होगा 3800 रुपए का। वहीं चना मार्च वायदा में भी 4300 के आसपास जो है बिकवाली की रणनीति करना चाहिए। 4340 का एक स्टॉप लॉस होगा और 4240 का लक्ष्य रखना चाहिए। वेरी वेल। जैब, आपको कहाँ कमाई होती हुई नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में दिख रही है? पहली पिक मेरी है सिल्वर। 39,350 के आसपास बाई किया जा सकता है। 38,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 40,000 तक का मैं उम्मीद कर रहा हूँ जा सकता है रेट। दूसरा पिक है एल्युमिनियम। 129.50 के आसपास बाई, 128 का स्टॉप लॉस और 133 का टारगेट। वेरी वेल। चलिए, ये तो रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स, लेकिन जैसे हमने वादा किया था, बजट बस अब कुछ दिनों की दूरी पर है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने गोल्ड पॉलिसी लाने का ऐलान किया था। बड़ी उम्मीदें बंधी। उन्होंने कहा था नई पॉलिसी से सोने का इंपोर्ट, ज्वेलरी एक्सपोर्ट में काफी सहूलियत हो जाएगी, लेकिन अब तक इस पॉलिसी को कोई जमीन नहीं मिल सकी है। नीति आयोग की सिफारिश के बावजूद सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी के मामले में सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हुई है, कोई क्लैरिटी नहीं। अब मोदी सरकार के लिए ज्वेलर्स को खुश करने का एक अंतिम मौका है। उम्मीद है कि ये मौका सरकार चूकेगी नहीं। तो क्या है उम्मीदें इस इंडस्ट्री की, इस पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता और साथ ही CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। सुरेंद्र जी, पहला सवाल तो आप ही से। गोल्ड पॉलिसी को लेकर लग रहा था कि बहुत जल्द कुछ निकल कर आएगा, इस पे बड़ी बातें हुई, बड़ी मीटिंग हुई, बड़ी लिस्ट आई, लेकिन वादे तो बहुत किए गए ज्वेलरी इंडस्ट्री से, लेकिन कुछ हकीकत यहाँ पर दिखी नहीं। क्या उम्मीद है आपके बजट में? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि जो वादे पिछले बार जो सरकार ने किए थे, यदि आप पिछला बजट देखें तो सरकार ने 3 बड़े अनाउंसमेंट किए थे। एक तो गोल्ड के लिए स्पॉट एक्सचेंज लाने की बात कही थी, दूसरा गोल्ड को एसेट क्लास बनाने की बात कही और तीसरा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को चेंज करने की बात कही। गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के ऊपर काम लगातार चल रहा है और नीति आयोग की रिपोर्ट में भी इसकी सिफारिशें की गई। उसके बाद गोल्ड काउंसिल, गोल्ड बोर्ड वगैरह सब बन रहा है और ये बहुत ही जल्दी सामने आ जाएगा। किसी भी नए एक्सचेंज को बनाना इतना आसान नहीं होता है जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। गोल्ड को एसेट क्लास बनाने की दिशा में जरूर ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सरकार उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देगी। हाँ। और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को गोल्ड पॉलिसी के तहत ही बड़े लेवल के ऊपर ट्वीक किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। तो एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली क्या है? आप तो काफी यहाँ पर सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं सरकार के अब तक के काम से। कोई इस बार एक्सपेक्टेशन, कोई लिस्ट यहाँ पर नहीं है? जी बिल्कुल। देखिए, हम चाहते हैं कि स्पॉट एक्सचेंज जल्द से जल्द सरकार इसकी उसके रेगुलेटर को नियुक्त कर दे, क्योंकि एक बार रेगुलेटर नियुक्त हो गया तो फिर 6 से 8 महीने के अंदर एक्सचेंज शुरू हो सकता है। जो दूसरी हमारी सबसे बड़ी डिमांड है वो है बुलियन बैंक की स्थापना सरकार करे। बुलियन बैंक की स्थापना करने से सरकार गोल्ड सेविंग अकाउंट, गोल्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जैसे प्रोडक्ट शुरू कर सकती है और वहीं से गोल्ड मेटल लोन
और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ज्वेलर्स को आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। तो जो अभी लोगों को गोल्ड के एसआईपी में जो निवेश करना है वो बुलियन बैंक के थ्रू लोग कर सकते हैं। हमारी और एक सरकार से दरखास्त है कि गोल्ड के जैसे आप क्या रुपए के एटीएम कार्ड्स होते हैं वैसे गोल्ड के एटीएम कार्ड सरकार शुरू करे और गोल्ड को एसेट क्लास बनाने की दिशा में जिस तरह दूसरे एसेट क्लास के ऊपर बाय करने के लिए लोन मिलता है, हम चाहते हैं कि गोल्ड को भी बाय करने के लिए लोन मिले। जी तो जी मिस्टर मेहता, ऑफ कोर्स आपकी मांगे, जैसे आपने कहा हम काफ़ी समय से इसी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर पिछले बजट में भी यही सब बोल चुके हैं। हम कहाँ खड़े हैं एज ऑफ नाउ? ड्राफ्ट पॉलिसी जैसे कि हम सब जानते हैं कि तैयार है, उसको पब्लिक के रिव्यूइंग के लिए अब यहाँ पर लाना सिर्फ बाकी है। आपको क्या लगता है कब तक वो आ पाएगी? और दूसरा सवाल मेरा ऑफ कोर्स यहाँ पर बुलियन बैंक के लिए है कि कैसे यहाँ पर कारोबार होगा, क्या तैयारी है, इब्जा की तरफ से यहाँ पर क्या मांग है, जो बुलियन बैंक के लिए सोना है वो कैसे उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, वहाँ पे कितना काम है? देखिए, सबसे पहली बात आपने ये बताया कि गोल्ड पॉलिसी, बिल्कुल गोल्ड पॉलिसी के ऊपर काम हो रहा है। लगभग सारे इनपुट सरकार को दिए जा चुके हैं और सरकार बहुत ही तेज तरीके से इसके ऊपर काम कर रही है और हमें लगता है कि गोल्ड पॉलिसी शायद इसी महीने या अगले महीने तक जरूर आ जानी चाहिए और ये हो सकता है कि बजट के पहले ही गोल्ड पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर दिया जाए। जहां तक बुलियन बैंक की बात है तो बुलियन बैंक के रिलेटेड भी हम ये चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से रूपी बैंक ऑपरेट करती है उसी तरह से बुलियन बैंक ऑपरेट करे। लोग अपना पैसा या रुपया जो है वो बुलियन बैंक में जमा कराएं और सरकार उसके अगेंस्ट में उनको बुलियन उनके अकाउंट में बुलियन क्रेडिट करके दे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को भी बुलियन बैंक के थ्रू ही रूट किया जाए। हम चाहते हैं कि जो 1994 का इनकम टैक्स का सर्कुलर है वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से लिंक कर दिया जाए ताकि जो गृहिणी है वो 500 ग्राम तक सोना यदि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में डिपॉजिट कराती हैं तो उनको कोई इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस ना आए। तो इस तरह से यदि बुलियन बैंक ऑपरेट होता है तो वहाँ पर गोल्ड भी आएगा, रुपया भी आएगा। वो गोल्ड और रुपया मेरे ख्याल से इंपोर्ट को कम करने के लिए बहुत ही सार्थक रहेगा और वही सोना बाद में गोल्ड मेटल लोन के रूप में ज्वेलर्स को दिया जा सकता है। और एक जो विशेष मांग जो लोगों की है कि भाई ड्यूटी घटनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ड्यूटी घटने से ज्वेलर्स को तो जरूर राहत मिल सकती है, लेकिन जो 130 करोड़ जनसंख्या है जिनके पास में अपने घर में सोना पड़ा है वो इससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि ड्यूटी कम करने का मतलब है कि उनके जो नेटवर्थ है, उनकी जो गोल्ड की वैल्यू है उसमें कटौती करना। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के स्टेप सरकार लेगी, लेकिन हम फिर भी ये डिमांड करते हैं कि यदि इसको घटाना भी है तो फेज्ड मैनर में सरकार इसको घटाए। जी मिस्टर मेहता, ये तो ऑफ कोर्स सारी फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ें हैं जो अनाउंस की जा चुकी हैं, जिनमें हमने देरी यहाँ पर बनते हुए देखी है, कुछ मिनिस्ट्री की तरफ से, कुछ यहाँ पर दूसरे रेगुलेटर्स की तरफ से। लेकिन एक जो दिक्कत इस सेक्टर में देखने को मिली है वो ये है कि सेल्स यहाँ पर कम हुई हैं, इंपोर्ट्स यहाँ पर सोने के इस साल में घटे हैं। तो बजट से आप फाइनेंसिंग को लेके और इंडस्ट्री को लेके अब क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सरकार मेरे ख्याल से अपने मुद्दे पे कामयाब होती जा रही है। सरकार का इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू सोने का उपयोग किया जाए। गोल्ड रिसाइकलिंग पॉलिसी को इस तरह से बनाया जाए कि घरेलू सोना ही वापस इस्तेमाल हो और इंपोर्ट कम हो। यदि अब पिछले साल के आंकड़े देखें तो 120 टन सोने की इंपोर्ट कम हुई है और मेरे ख्याल से सरकार उसमें कामयाब हुई है। तो जहाँ लेकिन इसका कितना फायदा या नुकसान इंडस्ट्री को हुआ है? देखिए, इंडस्ट्री कि जब हम आंकड़े देखते हैं तो कंजम्पशन का आंकड़ा चेंज नहीं होता है, इंपोर्ट का आंकड़ा जरूर चेंज होता है। इसका मतलब ये है कि जो पुराना सोना है वही रिसाइकलिंग होके ज़्यादा आ रहा है मार्केट के अंदर। यदि सरकार इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को और रिसाइकलिंग स्कीम को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रस्तुत कर दे और उसमें कोई इनकम टैक्स की इंक्वायरी ना करे, लोगों को ये अश्योरेंस दे, तो और ज़्यादा सोना आएगा और इंपोर्ट में कमी होगी। इससे मुझे नहीं लगता कि इससे बिजनेस बढ़ेगा। हम तो ये हमेशा से मांग कर रहे हैं कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में आप ज्वेलर्स को इन्वॉल्व कीजिए, तो इससे इंपोर्ट भी कम होता है। ओके, साथ ही मेहता सर, अगर आप बता सके, वायदा में सीटीटी कम करने की मांग हुई थी, ज्वेलर्स को इससे कैसे फायदा दिख रहा है? क्योंकि काफी समय से ये प्रस्ताव हम फ्लोट होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये जरा बताइए। देखिए, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये एक ऐसा टैक्स है जो बुलियन जैसी इंडस्ट्री के ऊपर नहीं लागू होना चाहिए। बुलियन एक इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल प्राइस पे ट्रेड होता है।
बुलियन में कोई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है कि आप सीटीटी लगा दीजिए तो आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई। जैसे ही कॉस्ट बढ़ती है तो आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाते। तो और इससे डब्बा ट्रेडिंग को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब आप डब्बा ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कोई सीटीटी का पेमेंट नहीं करना है, हालांकि वहाँ पे दुनिया भर की रिस्क है और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से सरकार को इसमें लेस देन 800 करोड़ रुपीस पूरे साल में रेवेन्यू मिलता होगा। तो यदि सीटीटी सरकार हटाने का निर्णय ले तो आगे जाके एक्सचेंज के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और लोग धीरे धीरे जो हम प्राइस डिस्कवरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़ पाएंगे। ओके मेहता जी, आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन टॉप 3 अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर आप क्विकली समराइज कर सकें। जो टॉप 3 हमारी एक्सपेक्टेशन है, पहली एक्सपेक्टेशन है कि बुलियन बैंक की स्थापना की जाए। दूसरी जो एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड को एसेट क्लास बनाने के लिए जैसे दूसरे चीजों के ऊपर लोन मुहैया होता है, गाड़ी पे, रियल एस्टेट पे, उसी तरह से गोल्ड परचेस करने के लिए भी लोन मुहैया कराई जाए। और हमारी तीसरी बड़ी एक्सपेक्टेशन जो बजट से है वो ये है कि एमएसएमई सेक्टर को गोल्ड इंडस्ट्री में बढ़ावा देने के लिए जो जॉब वर्क चार्जेस हैं उसके ऊपर जीएसटी की कमी की जाए और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी के ऊपर भी है वो जीएसटी को खत्म किया जाए। तो यदि ये सरकार इस तरह के निर्णय लेती है तो जो स्किल डेवलपमेंट है और एम्प्लॉयमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। वेरी वेल, मेहता साहब और मनीषा जी, आप दोनों का ही शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्वेलरी इंडस्ट्री की इस बजट से कमोडिटी कॉल में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अहमदाबाद से किशन भाई हमारे साथ है फोन लाइन पर। किशन भाई नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, अपना सवाल है आरएम सीड में बनाना चाहता हूँ पोजीशन। अच्छा, आरएम सीड क्या लगता है मनोज जी, यहाँ पर काफी समय से मामला अटका हुआ है, पूरा कॉम्प्लेक्स तो चढ़ा था खाने के तेल तिलहन का, लेकिन ये दबा का दबा रह गया। क्या खरीदारी का लेवल दिख रहा है अभी? नहीं, अभी इंतजार करना चाहिए नया, क्योंकि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था और ये एक धारणा बन रही है कि अभी भी यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि नई क्रॉप का अराइवल भी स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कीमतें एक बार 3750 3700 तक के स्तर दिखा सकती है। तो अब अगर इनको सरसों में खरीदारी की पोजीशन बनानी है तो अभी वर्तमान स्तरों पर रुकना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं अप्रैल वायदा अगर 3700 3750 के आसपास आए तो वहां पे फिर खरीदारी की पोजीशन के लिए सोचना चाहिए। ऑलराइट, व्हाट्सएप के जरिए मिदनापुर से पिंटू जी ने अपना सवाल हमें भेजा है। जैन का सवाल चांदी में है, एक लॉट सेल किया है 39,300 के भाव से। चांदी आज अपना लेवल होल्ड करने की कोशिश कर रही है और इनके लेवल से थोड़ा ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, क्या लगता है बने रहना चाहिए, निकल जाए? मेरे ख्याल से आपके रेट के आसपास अगर आता है तो एग्जिट ले लीजिए। 15.60 डॉलर टर्म्स में काफ़ी अहम लेवल है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ये होल्ड होता है तो $16 तक चांदी जा सकता है, तो तेजी का रुख ज़्यादा बनने के आसार हैं। तो रेट के आसपास है तो एग्जिट ले लीजिए। राजकोट से जगदीश जी ने अपना सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। मनोज जी, इनका सवाल मसालों में है, जीरा खरीदना चाहते हैं और कोरिएंडर में भी ये कुछ खरीदारी की सोच रहे हैं, कारोबारी हैं, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा वेट करना चाहिए दोनों ही कमोडिटी में, क्योंकि दोनों का जो न्यू क्रॉप है उसका अराइवल स्टार्ट होगा फरवरी मार्च से। और अभी स्प्रेड भी जो है धनिया में काफी ज्यादा है, जो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है और नया कॉन्ट्रैक्ट जो अप्रैल वाला है, तो वहां पे भी कीमतें 6,600-700 रुपए के आसपास चल रही है। मेरा मानना है कि अगर 6,300 के आसपास कीमतें आए अप्रैल वायदा की तो वहां पे फिर एक बार खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए धनिया वायदा में। वहीं अगर जीरे की बात करें तो यहाँ पे भी एक बार 16,500 16,800 की रेंज में अगर भाव आए नए कॉन्ट्रैक्ट के मार्च के, तो वहां पे खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। ओके, अहमदाबाद से नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरा ये सवाल था कि मैंने लास्ट टाइम तो सीएनबीसी में फोन करके मैंने एनजी का लॉट लिया था बाय करके 2002 का स्टॉप लॉस रख के। तो उसके बाद में अब एनजी में क्या करें? आई थिंक आपने 202 का स्टॉप लॉस रखा होगा। हाँ, और दूसरा एक पूछना है बात कि ये एनजी का जो स्टोरेज आता है, समझो कि 10 जनवरी को लास्ट को आया, उसके पहले 4 तारीख को आया, तो उसमें जो माइनस लिख कर आता है, ग्रीन कलर में आता है, कैसे आता है, क्या आता है, वो हमको बहुत अच्छी तरह से समझाओ तो बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी इन्वेंट्रीज होती हैं, कितनी बढ़ी है या कितना ड्रॉ डाउन, मतलब कितनी बाहर गई है, कितनी डिमांड आई है या कितनी बढ़ी है, ये उसका सूचक होता है। बहरहाल आपने जो सवाल पूछा 202 का स्टॉप लॉस लगा के आप वेट किए हैं, पहली बात तो अच्छा खासा मुनाफा इन्हें जय दिखाई दे रहा है, क्या लेके निकल जाना चाहिए? क्योंकि बड़ी ट्रिकी कमोडिटी है, काफी लोग हाथ भी चला चुके हैं। जय क्या किया जाए?
जी मेरे ख्याल से बुक कर लीजिए। अभी हम लोग ब्रेक में वही बात कर रहे थे इनफैक्ट कि इतनी वोलेटिलिटी है, आपको अभी अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, एक बार लेके मेरे ख्याल से एग्जिट ले लेना चाहिए। ओके और साथ ही वो जो इन्वेंट्रीज की स्टडी के बारे में ये कह रहे थे, एक व्यूअर कैसे इसमें स्टडी कर सकते हैं? देखिए आपको जो नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है इसमें ये देखना ज़रूरी है कि जो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं वो क्या है और एक्सपेक्टेशन से जो डेविएशन है वो कितना है। अगर ये नेगेटिव इन्वेंट्री आती है मतलब स्टोरेज कम है तो ये पॉजिटिव संकेत होता है, लेकिन अगर उसको आपको कोरिलेट करना पड़ेगा कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था। समझिए कि एक्सपेक्टेशन -6 है और जो एक्चुअल इन्वेंट्री आई वो -5 आई, तो हालांकि वो नेगेटिव है फिर भी यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस में। मतलब एक्सपेक्टेशन से कम यहाँ गिरावट दिखी है तो वो कीमतों के लिए नेगेटिव साबित होगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं। ऑफ कोर्स सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए तो आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी और शानदार मुनाफा होगा। एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑलरेडी। चलिए इसी के साथ वक्त यहीं समाप्त होता है। मनोज और जय आप दोनों का शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।